वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ बताना चाह रही हूँ मयंक सर के वीडियोस के बारे में। फ्रेंड्स, मयंक सर आजकल फिजिकली फिट नहीं है, उनकी तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और डॉक्टर ने उनको कम्प्लीटली बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स, वो आजकल वीडियो बना नहीं पा रहे हैं और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि उनको जल्दी ठीक करे, स्वस्थ करे, ताकि आपको उनके वीडियोस डेली मिलते रहें। और फ्रेंड्स, आपने जैसे आज तक की साथ दिया है, सहयोग किया है, तो आगे भी देते रहें, अपना पेशेंस बनाए रखें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज कौन सा चैप्टर है। फ्रेंड्स, हमने कल 7 चैप्टर देखा था, आज हम 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 8 चैप्टर है शरीर में गति। शरीर में मतलब हमारे बॉडी में, मतलब गति मतलब मोशन, मतलब हमारे शरीर में गति किस प्रकार से होती है। जैसे कि पलकों का झपकाना, सांस लेते हैं तो भी एक प्रकार से शरीर में गति होती है। उठना, बैठना, सोना, जागना, किसी चीज़ को पकड़ के उठाना, यहाँ से वहाँ रखना, ये सब क्या है, हमारे शरीर की गति की वजह से हो पाता है। और हमारा शरीर गति किस लिए करता है? मान लो अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग नहीं होते जिसकी वजह से हमें गति, हमारे शरीर को गति मिलती है, तो क्या हमारे शरीर में मोशन से गति हो पाती? हम उठ बैठ सकते? नहीं ना। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वो अंग हैं जो हमें गति के लिए सहायता करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा 8.1 है मानव शरीर एवं इनकी गतियाँ। मतलब पॉइंट भी वही है जो हमने ऊपर हेडिंग देखा, पॉइंट सेम वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग हिलता है, मतलब गति करता है। या तो हम नीचे झुक के उठाएंगे तो हमारे कमर में गति होगी, हम नीचे झुकेंगे ना तो कमर हमारा नीचे झुकेगा। हाथ से उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारी ये जो भुजाएं हैं, शोल्डर्स हैं, उनमें मूवमेंट होगा। हमारी जो कोहनी है उसमें मूवमेंट होगा, हमारे फिंगर्स में मूवमेंट होगा। मतलब हम एक चीज़ को उठाने के लिए हमारे पूरे शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात, हमारे शरीर का जो ढांचा है, जो हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। ढांचा मतलब स्केलेटन सिस्टम जो हमारा बना है वो अस्थियों मतलब हड्डियों से, बोन से मिलकर बना हुआ है। और ये जो बोन्स हैं, मान लो हमारे शरीर में अगर बोन नहीं होता तो क्या करते? हम खड़े हो सकते? क्या हम बैठ पाते? नहीं, हम एक मांस के लोथड़े की तरह कहीं भी पड़े होते, है ना। हमारे शरीर में ये जो गतियां हैं वो भी नहीं हो पाती, हम सिर्फ एक जगह पड़े रहते, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना चल फिर सकते। ठीक है, तो हमारा शरीर जो है ढांचे से बना हुआ है, हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है, जिसको कंकाल भी बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम खड़े हो पाते हैं, चल फिर सकते हैं, है ना। मान लो जैसे कि गर्दन, कलाई, अंगुलियां, घुटने, एड़ी, पादांगुली, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, कमर, ये सब अंग हैं। सारे अंग मिलकर, मतलब इसके अंदर की जो हड्डियां हैं, ये सारे मिलकर हमें इन सब गति करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? संधि। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी ग्रामर की संधि नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे शरीर में जो हड्डियों के बीच जो संधि पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको जॉइंट बोला जाता है। जैसे कि मान लो अगर हमारे हाथ की हड्डी यहाँ से वहाँ तक एक ही होती, इसमें जॉइंट नहीं होता, ये जो अलग अलग हड्डियों से बना है, जैसे हमारे भुजा और ये कोहनी से लेकर एक हड्डी है, फिर ये कोहनी से कलाई तक की अलग हड्डी है, और फिर ये हमारे पंजे में, पूरे पंजे में बहुत सारी हड्डियां मिलकर पूरे हाथ को चलाने में या उसके मूवमेंट करने में सहायता करती हैं हमारी। इसकी मदद से हम पूरे हाथ को चला सकते हैं। उसी तरह पैर में भी, यहाँ जंघा से लेकर घुटने और एड़ी है हमारे, टखना बोलते हैं जिसको, और पैर की जो हड्डियां, ये सब मिलके हमको चलने में मदद करती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। संधि, जॉइंट। मान लो हमारा ये जो हाथ है, ये भुजा से लेकर पूरी उंगलियों तक एक ही हड्डी का बना होता तो कैसे होता? हम बिल्कुल अकड़े हुए रहते,
हमारा हाथ पैर मुड़ नहीं सकता, है ना, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाता, बिल्कुल जैसे खड़े हैं वैसे ही रहते हैं, पूरे शरीर जैसे खड़े हैं तो खड़े ही रहना पड़ता, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, इन जॉइंट की हेल्प से ही हम शरीर को मोड़ सकते हैं, इधर उधर घुमा पाते हैं। जैसे कि हम सीधे खड़े हैं तो फिर भी हम गले को ऐसे करके आगे पीछे देख सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कोहनी है, कोहनी को मोड़ सकते हैं, कंधा है, कंधे को रोटेट कर सकते हैं, गर्दन को घुमाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, जॉइंट के कारण ही होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो जॉइंट है वो कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला है, सही दिख रहा है आपको कि हाँ, ये हमारा पहला है कंदुक खलिका संधि, ये हिंदी में बोलते हैं इसको इंग्लिश में बॉल सॉकेट जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये किस प्रकार होता है देखते हैं और कहाँ पाया जाता है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है, उसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। मतलब एक जो हड्डी है उसका गोल भाग, मतलब उसका गोल वाला हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका ये जो गोल वाला हिस्सा है वो दूसरी हड्डी के, मतलब जो जिसमें कटोरी की जैसे संरचना है, ये गड्ढा होगा और ये गोल उभरा हुआ भाग होगा, इसको बॉल वाला पॉइंट भाग बोलेंगे और इसको सॉकेट वाला भाग बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉल वाला भाग इस सॉकेट वाले भाग में जुड़ा हुआ होता है, मतलब ऐसे जम के रहता है और यहीं पर ये मूवमेंट कर सकता है। ये जो है ये यहीं से ऐसे आगे पीछे होके मूवमेंट करता है। ये कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, मतलब ये जो हड्डी है, ये वाली जो बॉल सॉकेट जॉइंट है, इसकी सहायता से हम पूरी किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे कि हमारे भुजा में, ये एक उदाहरण है, हमारी भुजा में इसी प्रकार की हड्डी जॉइंट होता है जिसे बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अब इस भुजा वाली, मान लो आप अपने भुजा को पूरे तरह से गोल रोटेट कर सकते हो, हाथ को पूरा गोल घुमा सकते हो, पर क्या आप अपने कोहनी को यहाँ से अलग से ऐसे गोल घुमा सकते हो? नहीं ना। तो ये जो बॉल सॉकेट जो जॉइंट है वो हमारे हड्डी को सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है धुराग्र संधि या पाइवट जॉइंट, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, गर्दन तथा सिरे को, नहीं एक मिनट, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। मतलब हमारा जो ये गर्दन है, गर्दन और ये सिर, मतलब हमारी जो खोपड़ी है और ये जो गर्दन है, उसके बीच में जो हड्डियां या जो जॉइंट पाया जाता है उसको पाइवट जॉइंट बोला जाता है, ठीक है, या धुराग्र संधि कहा जाता है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। मतलब ये जो आपने गर्दन आगे पीछे ऊपर नीचे ये घुमा सकते हैं, पर क्या हम सामने खड़े होके क्या पीछे देख सकते हैं, अपने सिर को पीछे घुमा सकते हैं? नहीं ना। तो ये जो पाइवट जॉइंट है वो शरीर को एक सीमा तक ही घुमाने में हमारी सहायता करता है, ठीक है, सिर को। और ये बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, मतलब एक बेलनाकार अस्थि होगी जो कि रिंग टाइप की या छल्ले जैसी संरचना में घूमेगी, ठीक है। चलिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको? तो ये जो है ये हमारे गले की हड्डी है। तो ये जो है ये यहाँ पर वो जॉइंट पाया जाता है, पाइवट जॉइंट या धुराग्र संधि इस जगह पर पाया जाता है। यहाँ पर ये एक बेलनाकार अस्थि होती है जो कि छल्ले रूपी अस्थि में फिट रहती है और यहीं से हमारा सिर इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हिंज संधि या हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को कब्जा जॉइंट भी बोला जाता है, कब्जा संधि भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, आपने अपने घर का दरवाजा देखा है? दरवाजा की जो कब्जा लगा होता है उसकी सहायता से जो दरवाजा है वो आगे पीछे गति करता है। तो सेम वही संधि हमारे घुटने और कोहनी में पाई जाती है, ठीक है।
तो ये जो हिंज संधि है या हिंज जॉइंट है वो एक ही दिशा में गति होने देता है। मतलब जैसे कि हमारे घुटने में, क्या आप अपने घुटने को पीछे मोड़ सकते हो? मान लो आप सामने खड़े हो, क्या आपका पैर पीछे मुड़ जाएगा? नहीं ना। कोहनी है, कोहनी को आप पीछे तरफ मोड़ सकते हो? नहीं। तो ये जो है वहां पर हिंज संधि पाई जाती है। आप चित्र में देख रहे हो, ये जो यहाँ से आप इसको सिर्फ इधर या तो खड़े हो सकोगे, ऊपर कर सकोगे या नीचे कर सकोगे, ठीक है। तो यही हिंज संधि कहलाती है। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में हिंज संधि को देख सकते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो, ये जो कोहनी वाली हड्डी है, यहाँ से आप हाथ को इधर लेके आ सकते हो, पर इस तरफ मोड़ सकते हो क्या? नहीं। आपका हाथ इधर से पीछे जाएगा? नहीं जाएगा ना। और पैर में भी ये घुटने की हड्डी देखो आप, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला भाग, तो यहाँ पर भी हिंज संधि पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अचल संधि। ये जो है अचल संधि, जो अस्थियां संधियों पर हिल नहीं सकती उन्हें अचल संधि कहते हैं। जैसे कि हमारा ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य, मतलब वह संधि जहाँ पर हमारे शरीर के जो संधि पाई जाती है वहाँ पे हमारा शरीर जो है हिल नहीं सकता, ठीक है। इनको अचल संधि या फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। जैसे कि ऊपरी जबड़ा। फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ इसमें चित्र आपको फिर से। ये जो आप देख रहे हो खोपड़ी वाला भाग, ये तो ये जो हमारा ऊपरी जबड़ा है, और ये मतलब सिर में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, हमारे बहुत सारी हड्डियां जो मिलके ये खोपड़ी का भाग बनाती हैं। और ये जो ऊपर वाला जबड़ा है ये इसके साथ फिक्स होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट इस हड्डी में मूवमेंट नहीं होता, पर हमारा जो ये निचला जबड़ा है ये हिल सकता है। जैसे हम बात करते हैं या खाना खाते हैं तो हम ये नीचे वाले जबड़े को ही हिलाते हैं, ऊपर वाला जबड़ा इस खोपड़ी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये नहीं हिलता, ठीक है। आगे देखें। तो ये हुआ अचल संधि का उदाहरण। अब देखते हैं कंकाल या स्केलेटन। हमारे शरीर की सभी अस्थियां मिलकर शरीर को एक आकार प्रदान करती हैं, इसी ढांचे को कंकाल कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो सब मिलकर हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, मतलब एक जो रेगुलर शेप है हमारे बॉडी का वो बनाती हैं। और ये जो ढांचा है इसी को कंकाल कहते हैं। मान लो हमारा शरीर कैसे है, बिल्कुल इस टाइप के है कि हम अपने दो पैरों पे खड़े रहते हैं, पर आपने कुत्ता या बिल्ली, गाय, भैंस, बैल को देखा होगा, ये अपने चारों पैर में खड़े होते हैं। तो उनका जो ढांचा है वो उनके शरीर के हिसाब से अलग होता है, और हमारा जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा एक्सरे। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। फ्रेंड्स, जिसके शरीर में कभी चोट लग गई तो उसके शरीर को मतलब इंटरनल उसका चेकअप करने के लिए उसकी बॉडी का जो कहीं पर फ्रैक्चर हुआ है या कोई हड्डी टूट गई है, इसका पता लगाने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। और इस एक्सरे के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कहाँ पर की हड्डी टूटी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक हथेली की, हमारे हाथ के फिंगर्स का बोन दिखाया है मैंने, तो यहाँ पर इस जो जॉइंट है उसको सैडल जॉइंट बोला जाता है। जो अंगूठे की जॉइंट होती है वो सैडल जॉइंट कहलाती है। और ये जो उंगलियों की जॉइंट है इसको कंडॉइल जॉइंट कहते हैं। कंडॉइल जॉइंट मतलब जो एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई होती है, और यहाँ से हम सिर्फ उंगली को या तो मोड़ सकते हैं, इसको पूरा रोटेट नहीं कर सकते। इस जो जॉइंट है वहाँ से अगर आपकी उंगली को कोई यहाँ से मोड़ दे तो ये टूट जाएगा, आप यहाँ पे फ्रैक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को कंडाइल जॉइंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है पसली पिंजर। देख रहे हो आप, पसली पिंजर मतलब रिब केज, जो हमारे फेफड़े को मतलब फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करता है। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है यहाँ पे, जैसे हार्ट है, फेफड़ा मतलब लंग्स हैं, उनको ये ढका हुआ रहता है, और इसी को पसली पिंजर कहा जाता है, ठीक है। तो वक्ष भाग में मुड़ी हुई अस्थियां पसलियां कहलाती हैं।
ये जो आप मुड़ी हुई हड्डियां देख रहे हो, ये गोल गोल ऐसे मुड़ी हुई हैं, तो ये पीछे से हमारे मेरुरज्जु मतलब बैकबोन से जुड़ी होती है, और आगे से, चलिए पढ़ते हैं पहले, वे वक्ष भाग से मुड़ी हुई अस्थियां पसलियां कहलाती हैं। वे वक्ष की अस्थियों मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना बनाती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि हार्ट। तो ये जो संरचना है इसी को रिब केज कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है रिब्स कहलाती हैं। ओके, इसमें और अच्छे से मैं आपको ये चित्र में दिखा दे रही हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। ये दिख रहा है, तो ये जो है रिब्स कहलाती हैं, और ये यहाँ पर से तो इस हड्डी से जुड़ी है, पर पीछे में हमारे जो मेरुरज्जु है उससे जुड़ी हुई रही होगी, ठीक है, पीठ की तरफ से। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा मेरुदंड यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। इसका भी चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, पर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आपको पूरा एक साथ नहीं दिख पाएगा, लेकिन आप देख लीजिए, ये इस तरह से देखिए, मैं इसको ऊपर से नीचे दिखा रही हूँ। तो ये जो है हमारा मेरुरज्जु कहलाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये जो अनेक प्रकार, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं भाग, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। ओके, और ये हमारे कमर को झुकने में, मतलब हमारे बॉडी को आगे पीछे दाएं बाएं झुकने में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्रोणि अस्थि, श्रोणि अस्थि मतलब पेल्विक गर्डिल, मतलब हमारे कमर की अस्थि, जो हमारे कमर या कुल्हे की हड्डी होती है उसको पेल्विक गर्डिल बोलते हैं, ठीक है। यह बक्से के समान संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करता है। यह कुल्हे वाला हिस्सा होता है, मतलब ये हमारे जो स्टमक है उसके नीचे के भाग में पाया जाता है, ठीक है, हमारे कमर वाले भाग में। और ये एक बॉक्स टाइप का, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक डिब्बे जैसा संरचना दिख रहा है, तो यहीं पर पेल्विक गर्डिल है, और यहाँ से हमारी जंघा की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। तो यहाँ से ये नीचे की तरफ हमारे पैर की हड्डी जो जंघा बोलते हैं वहाँ, और ये यहाँ से हमारे मेरुदंड से जुड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, ठीक है। और इस वाले भाग में अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंग जो है सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। मानव खोपड़ी, खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह मस्तिष्क को परिबद्ध करके रखता है, मतलब हमारा जो स्कल है, स्कल मतलब खोपड़ी, उसका भी मैं चित्र दिखा रही हूँ आपको, आप इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो देख रहे हो ये हमारा स्कल है, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉइंट आपको दिख रहा है, ये इसी को अचल संधि कहते हैं। ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये जो आपको रेखा दिख रही है इस तरह से, ये यहाँ हमारे स्कल की जॉइंट है, ठीक है। और ये पूरा मिलके हमारा खोपड़ी बनाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। ओके, यहाँ पे आँख, इस साइड यहाँ पे कान रहेगा, और यहाँ कान के जो भी ऑर्गन्स है वो इसमें सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर हमारा आँख सुरक्षित रहता है। ओके, देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा उपास्थि या कार्टिलेज। कंकाल के अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और इन्हें मोड़ा जा सकता है, इन्हें उपास्थि कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो अस्थि है वो काफ़ी कठोर होता है, पर हमारे शरीर में ऐसे बहुत से उपास्थि भी प्रेजेंट हैं जिनको हम मोड़ सकते हैं। हड्डियों को मोड़ नहीं सकते, मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, पर उपास्थि जो है उसको हम मोड़ सकते हैं। जैसे कि कान की हड्डी, अपने कान को छूइए और देखिए आपका कान मुड़ जाता है ना, तो यहाँ कान में उपास्थि पाया जाता है। उसी तरह नाक के पास जो ऊपर में आपको उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, जिससे हमारी नाक ऊंची दिखाई देती है, तो ये क्या है, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ठीक है। इसको हम मोड़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा है पेशी।
पेशी मतलब मसल्स। तो पढ़ के देखते हैं एक बार। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। पेशियों के जोड़े एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अब पेशियां क्या होती हैं? जो हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं उनसे जुड़ी हुई मसल्स होती हैं, जो इन अस्थियों को या हड्डियों को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये हिस्सा इस तरफ का, तो ये क्या है? पेशी है। पेशी मतलब मसल्स। और ये जो हड्डी है ये हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं और इनके संकुचन और फैलने से, मतलब सिकुड़ने और फैलने से हमारी अस्थियों में गति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेशी के ये आपने समझ लिया। अब हमारा है 8.2 जंतुओं की चाल, मतलब जीव जंतुओं में चाल कैसे होती है, वो किस प्रकार से गति करते हैं, मतलब किस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले केचुआ के बारे में जानेंगे कि केचुआ किस प्रकार से गति करता है। केचुए में गति शरीर की पेशियों में बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होता है। इनमें शुक उपस्थित होते हैं, मतलब केचुआ जो है, देखा होगा आपने केचुए को चलते कि जमीन में वो मिट्टी में कैसे चलता है। तो ये बारी बारी से जो इसका पिछला हिस्सा होता है उसको मिट्टी में धंसाए रखता है और अगले हिस्से से आगे बढ़ते जाता है। फिर जहाँ उसका पिछला हिस्सा फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर अगला हिस्सा आगे बढ़ता है। इस तरह से इसमें संकुचन और विस्तरण होता है। और इसके जो अगले सिरे में शुक प्रेजेंट होता है। शुक मतलब एक कांटे की तरह अंग है जिसको ये मिट्टी में गड़ाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, और जो केचुआ जो है मिट्टी को इसी तरह से उपजाऊ बनाता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा जो है बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पे केचुए रहते हैं वहाँ पर की मिट्टी बिल्कुल अलग टाइप की दिखाई देती है, गोल गोल बन जाती है ना। तो ये हुआ केचुए में गति। केचुए में पेशीय गति पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं घोंघा। घोंघा कैसे चलता है? घोंघा पेशी पाद की सहायता से चलता है। घोंघे में भी पेशी होते हैं, जो उसके आपने देखा है घोंघे के ऊपर एक शेल होता है, कवच होता है, और उसके अंदर से एक मांस या मांसल भाग निकला हुआ होता है जिसके ऊपर दो मतलब एंटीना टाइप की होती हैं। तो ये जो नीचे की भाग है इसके घोंघे के, जो शेल के नीचे भाग होता है, उसके पैरों की तरह कार्य करता है और वो उसी की सहायता से चलता है। ओके, अब देखते हैं तिलचट्टा जो है ये कैसे चलता है। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। मतलब तिलचट्टे का पूरा शरीर एक आवरण से ढका होता है। ठीक है, जो उसका बाह्य कंकाल बनाता है, जो उसके शरीर को आकार प्रदान करता है। ठीक है, तो वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों व 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है। इसका जो वक्ष वाला भाग है, मतलब इसके जो गर्दन के नीचे का भाग है, वो 3 जोड़ी पैरों, मतलब उसका 3 जोड़ी पैर होता है और 2 जोड़ी उसमें पंख पाए जाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। तो तिलचट्टा जो है वो अपने पैरों की सहायता से चलता है और उसके जो पंख होते हैं उससे वो उड़ भी सकता है। ठीक है, तो तिलचट्टा इस तरह से गति करता है। अब देखते हैं पक्षी। पक्षी कैसे उड़ते हैं या कैसे अपनी गति करते हैं। तो पक्षियों में दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। जो पक्षी होते हैं उनके जो अस्थि हैं, मतलब उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, अंदर से बेलनाकार और खोखली होती हैं, जिससे उसका भार कम हो जाता है पक्षियों का और वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे पक्षियों के बारे में भी जान लिया। अब देखते हैं मछली। मछली में कैसे गति होती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए जल में तैरती हैं। अब आप तो जानते हो कि मछली जल में रहती है, उसके लिए उसके शरीर में फिन्स पाए जाते हैं जिससे वो तैरती है। और मछली का शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है, स्ट्रीम्ड लाइन होता है। मतलब मछली का जो मुंह के तरफ का भाग है वो नुकीला होता है और बीच में मोटा होता है, फिर पीछे की तरफ फिर पतला होता है। तो इसी शरीर की बनावट को धारा रेखीय बोला जाता है। ठीक है, तो मछलियां जो हैं एकांतर क्रम में, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर्प। सर्प किस प्रकार से गति करते हैं।
वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। मतलब सर्प जो है वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके, वो सीधी गति नहीं कर पाता। और जो सर्प है उसकी हड्डियां, जैसे हमारे मैंने चित्र दिखाया था ना मेरुरज्जु का, तो सेम उसी तरह से सर्प का जो है पूरी हड्डियां इसी तरह की छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जिसकी सहायता से वो अपने शरीर को इस तरह से ऐसे ऐसे लहरदार रूप में चलता है ना। सांप जो है वो सीधी रूप में सीधी गति नहीं कर सकता, वो हमेशा दोनों तरफ उसके अर्ध वलय बनते जाते हैं, वो चलता है तो, और इस तरह फिसलते हुए गति करता है, ठीक है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। फ्रेंड्स, उसके शरीर में जो छोटी छोटी अस्थियां हैं उससे पेशियां जुड़ी होती हैं, जो उसके शरीर को मोशन करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। आप एक बार इन चित्र को और देख लीजिए। ये है स्कल या खोपड़ी, ये है हमारा क्या बोलते हैं, रिब केज, मतलब आगे देखिए कहाँ गया वो, ये है हमारा मेरुरज्जु, और ये हमारा पूरा कंकाल, ये जो है हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अस्थियों के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन से जॉइंट होते हैं, हमारे शरीर में मूवमेंट किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और एक बार फिर से मयंक सर जल्दी अच्छे हो जाएं, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।